नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और आज हम बेहद खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं बिहार की नदियों पर, बिहार में आई बाढ़ पर और क्यों कोसी, गंडक, गंगा की हम बात करें और हम बिहार की लगभग सभी नदियों में ये कहा जा रहा है कि बाढ़ है इस समय। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये प्राकृतिक है या फिर ये इंसानी गलतियों की वजह से हो रही है? अ, चाहे हम सरकारी तंत्र की बात करें, चाहे हम इंजीनियर्स की बात करें, चाहे हम ठेकेदारों की बात करें, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हमारे साथ मौजूद है जमशेदपुर से दिनेश मिश्रा जी। आप पर्यावरणविद हैं। बिहार में अगर नदियों की बात आती है, फिर दिनेश मिश्रा जी का जिक्र जरूर आता है। आपका बहुत अच्छी आपसे हमने जानकारी हमें लगातार मिलती रही है बिहार की नदियों को लेके। आपको एक्सपर्ट माना जाता है, विशेषज्ञ माना जाता है। दिनेश मिश्रा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। तो दिनेश मिश्रा जी, कोसी की बात आती है, किस कोसी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? किसने कहा ये? ये ऐसे ये कहने वाले मतलब ये कहने वाले अंग्रेज थे। जी, कोसी तो हमारे यहाँ लोगों की माँ है। कोसी माँ को छोड़ करके तो और कुछ कहता नहीं है। माता जी, आओ, माता चली जाओ, बहुत हो गया। वो हुँ, संबोधन मतलब कभी ठगनी या शोक या इस सब का इस्तेमाल हमने तो नहीं किया। अंग्रेज सिखा गए हम लोगों को। हुँ, तो ये हमारा कहा हुआ नहीं है। हम तो हमेशा से, वो चाहे कोई भी नदी हो, उसको जी, माता ही मानते हैं। जो हमारे यहाँ मांगलिक कार्य होते हैं, नदी में जब बाढ़ आती है या सूखा भी पड़ता है, तो सूखा पड़ता है तो हमारे घर की महिलाएं आवाहन करती हैं नदी का, कोसी का, कि माता बहुत देर हो रही है, आती क्यों नहीं हो। और माता जी चली आती हैं। फिर उसके बाद जी, अगर माता जी बहुत दिन ठहर गई और उन्होंने वो लोगों को परेशान करना, ऐसा लगा कि परेशान कर रही हैं, तब वो उनको कहते हैं कि माता जी बहुत हो गया, आप जाइए। और उस पर भी अगर नहीं जाएं तो थाली में सिंदूर रख करके वो बोलती हैं कि अब तुम्हारी शादी कर देंगे। और उसमें सिंदूर छिड़कने का काम करती हैं। तो उसके जी, शादी होने की डर से वो लड़की भाग जाती है, फिर वो वापस नहीं आती। तो इतने आंतरिक संबंध हैं हमारे, आने जी। में भी और जाने में भी। ये हुँ। तो अंग्रेज कर गए और हम लोग उसको ढो रहे हैं। क्या वजह है बिहार की नदियों में बाढ़ आने की? एक तरह से सालाना एक एक ईयरली फिनोमेना हो गया है ये कि हम हर साल देखते हैं बिहार में बाढ़ आती है। जी। नदियाँ फैल जाती हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्या सरकारी तंत्र, क्या ठेकेदार, क्या इंजीनियर? कौन है इसके पीछे की वजह? नहीं, क्या देखिए नदियों में बनाए गए एम्बैंकमेंट्स? थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं कि हमारी बिल्कुल जो सर। जमीन है ना, भारत का जो गोंडवाना लैंड है, दक्षिण वाला हिस्सा, वो ट्रायंगल पहले कभी दक्षिणी ध्रुव के आसपास हुआ करता था। और जी। फिर ये उत्तर की ओर शिफ्ट करना इसने शुरू किया। करते करते वो एशियन मेन लैंड तक पहुंचा। और हुँ, बीच में जो पानी की जो अब गंगा है, ये उसकी एक पार्टीशन लाइन थी। हुँ। तो एक तरफ पुराना ये द्वीप और एक तरफ ये नेपाल वाला जो हिस्सा है, जहाँ अभी हमारा हिमालय है। जी। वहाँ जो वर्षा होती थी नेपाल में, तो उसका सारा पानी धीरे धीरे हमारी नदियों में आता था। जो बीच वाला जो गैप था उसको भरता था। और वो भरते भरते आज का जो हमारा गंगा जमुना का जो प्लेन है, जी। उसका निर्माण हुआ। और इसमें हुँ, मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी, तो उन लोगों ने सोचा होगा कि पहले चलने, अब तो अच्छा लगता है यहाँ, यहाँ चल करके रहते हैं, सपाट जमीन है और कुछ करेंगे। क्या करेंगे वो भी शायद उनको पता नहीं था, क्योंकि वो लोग तो जंगल से फल फूल खाते थे या फिर जानवरों जी। का शिकार करते थे। उसी हुँ, क्रम में उन्होंने खेती करना सीखा। खेती करना सीखा कहीं से, मतलब जो कहीं बीज पड़ गया होगा तो खेत बनाए उन्होंने और उस पर काम करना शुरू हुआ। जब वो लगा कि तो आसान है जंगल में जाने से और इन सब से, तो उसको पिकअप किया और गांव बसते गए। गांव बसते गए, जी। लेकिन नदी अपनी जगह पर थी। बरसात में धीरे धीरे जब हुआ कि पानी बढ़ा नदी का, तो आ गई घरों में, गांव में आ गई। तो लोगों जी। ने बचाव खोजा अपना। हुँ, बचाव खोजा तो पहला काम उन्होंने किया था कि अपने घर के चारों ओर रिंग बांध बनाया। हुँ, और सबने बनाया। और तब जो नदी का पानी था, इस इन धाराओं के बीच में, रिंग बांध के बीच में से आगे बढ़ता था। फिर उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, ये छोटा छोटा रिंग बांध घर के किनारे बना के क्या करते हैं, पूरे गांव को घेर लेते हैं। पूरे गांव को घेर लिया उन्होंने। तो जो पहले जो उनका घर था छिटपुर, और उस पर रिंग बांध बना हुआ था, तो मेरे घर का पानी आपकी तरफ डाइवर्ट होता था।
अब जब मैंने गाँव बना लिया, अपना रिंग बाँध एक बना लिया, तो वो पानी दूसरे गाँव को डिस्टर्ब करता था, तो उसने भी अपना बना लिया। ऐसा करते-करते हम लोगों ने उम्मीद करते हैं कि ये पहला फ्लड कंट्रोल का मसला किया होगा, लेकिन मेरे गाँव का पानी अगर तेज़ी से आपके गाँव पर चला गया और उसने काट दिया, तो पूरा गाँव तबाह हो जाएगा। जी, मैं समझता हूँ और जैसा लोग कहते हैं कि लोगों ने कहा कि भई एक काम करते हैं, सब लोग मिल-जुल करके कि जो राजा है या जो हमारा सरदार है उसके पास चलते हैं कि ये तो ऐसे नहीं चलने वाला है, हमारे लिए कुछ इंतज़ाम कर दो। तो वो राजा जो था उसने अपने मंत्री जो भी रहे हों उस वक़्त, उसको बुलाया कि जी, ऐसी-ऐसी समस्या है, इसका समाधान कर दो। मंत्री ने कहा कि ठीक है, करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये काम कौन करेगा? तो राजा ने कहा कि वो राजकोष खुला हुआ है, तुमको जितना चाहिए वहाँ से ले लो, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा जी, ठीक है, तो उन्होंने एक आदमी तय किया, जो कि उसके साथ बहुत से लोग थे, उसके फॉलोअर्स थे, कि ये आदमी बनाएगा और मैं इनको बताऊँगा क्या करना है और आपका धन। मैं समझता हूँ कि वो पहली फंडिंग एजेंसी राजा रहा जी, होगा, पहला इंजीनियर वो मंत्री जिसको राजा ने कहा होगा कि लोगों की तकलीफ़ों को दूर कर दो और वो जो तीसरा आदमी जिससे कहा कि जिसकी मदद से ये फ्लड कंट्रोल का काम होना चाहिए था, वो पहला ठेकेदार रहा होगा। वो सब हमारे पूर्वज थे। राजा भी हमारा पूर्वज था, इंजीनियर साहब भी पूर्वज थे और वो ठेकेदार भी पूर्वज थे। वहाँ से ये कहानी चलती है। फिर हमने नाव बनाए अपने, नावें बनी, उससे हमारा व्यापार बढ़ा, सारा कुछ हुआ नदियों में। लेकिन एक चीज़ बड़ी जो दिलचस्प सुनने में आती है कि जी, उन दिनों लोग खेती करके नदी के डर से पहाड़ पर चढ़ जाते थे। हुँ, फिर धीरे-धीरे कुछ एंथुसियास्ट थे उसमें, तो उन्होंने कहा कि नहीं पहाड़ पर नहीं जाएँगे, यहीं रहेंगे, अगर तकलीफ होगी अ, हफ्ता 10 दिन या महीने भर तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऊपर लेकर के नहीं जाएँगे, अपना अनाज और अपना एस्टेब्लिशमेंट। तो वो रहना शुरू किया। रहना शुरू किया तब लोगों ने बाढ़ नियंत्रण की बात सोची। जी, बाढ़ नियंत्रण की बात सोची तो वही हुआ जो मैंने बताया, पहला वो 2 हिस्सा किया उन्होंने, छोटे-छोटे बाँध बनाए, फिर उसके बाद बड़ा गाँव घेरा, फिर उसके बाद समस्या हुई, तब उन्होंने नदी को घेरा। नदी के किनारे बाँध बनाना शुरू किया, दैट इज़ प्रिसाइज़ली द एम्बैंकमेंट्स। जी, और जो सबसे पुराना एम्बैंकमेंट हमारे देश में नहीं, हमारी पृथ्वी पर है, वो शायद चाइना में वांगो नदी पर है, जो कि 700 बीसी में एक पांची सुन करके एक इंजीनियर था, एक आदमी जो कि इंजीनियर हुआ बाद में और उसने बनाया। वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद करीब 600-700 साल तक उसका काम करते-करते पूरा उसमें समय बीत गया। वो हुँ, वांगहो का एम्बैंकमेंट हमारे लिए मिसाल बनी। चीनियों के लिए भी बनी और हमारे लिए भी बनी कि उन्होंने नदी को एक उच्छृंखल नदी को इस तरह से रोक लिया। तब जब हमारा देश इधर आज़ाद होता है, तो आज़ादी के पहले ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ शांत थे, उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने स्टडी नहीं किया, उन्होंने किया और जी, 1779 में 1779 पहली उन्होंने सर्वे किया रिवर्स का, हमारे इलाके में नॉर्थ इंडिया में और जी, उसकी मैपिंग की। मैपिंग हुँ, करने के बाद उन्होंने कहा कि वी आर सीइंग द रिवर फ्रॉम द बैंक एज़ इफ वी आर लुकिंग फ्रॉम द एमिनेंस और इसका जो पानी है यहाँ फैल करके हमको परेशान करता है, तो समथिंग मस्ट बी डन टू टेम द बिहेवियर ऑफ द रिवर। तो बिहेवियर ऑफ द रिवर को चेंज करने के लिए तो वही एक एम्बैंकमेंट थे उस समय, जी, उन लोगों ने किया और उससे परेशानियाँ पैदा हुई। तो हुँ, ये उसकी हिस्ट्री है। वांगहो के साथ क्या हुआ कि उसका 1047 से एनुअल हिस्ट्री रिकॉर्डेड बीजिंग यूनिवर्सिटी में पड़ी हुई है, ऐसा चाइनीज़ लोग बताते हैं। और जी, इस बीच में करीब 700 साल का समय बीता, हुँ, 1047 और 2300 700 भी ईसा पूर्व में, करीब हुँ, 1700-1800 साल का बीता, उनके पास सारा रिकॉर्ड था। लेकिन ये जो 1047 एडी के बाद से जो रिकॉर्ड है, उसमें उनका कहना था कि हमने वांगहो को एम्बैंकमेंट तो ज़रूर बना दिया। हुँ, लेकिन इन दोज़ 1500 years the river has 10 sorry those that time the river has changed its course 1500 times. इतनी हुँ, बार एम्बैंकमेंट टूटे हैं। तो जी, उनके यहाँ डिबेट चली जब वो लोग आज़ाद हुए कि इसका क्या करेंगे नदी का, वांगहो का। तो वो जो हिस्ट्री खरा उन्होंने चेज़ की और उसमें उन्होंने पाया कि ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और चाइना ने अटैक किया था, हुँ, जापान ने अटैक किया था चाइना पर। जापानीज़ जी, आर्मी वहाँ थी,
एंड दे वर वेरी मच वरीड कि इसका क्या किया जाए। तो चियांग kai शेक वाज द रूलर। उसने कहा जी। आसान है, हम वांगो का एम्बैंकमेंट ब्रीच कर देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट कर हुँ, दिया उसने, और उस ब्लास्टिंग में पूरी जापानीज आर्मी साफ हो गई थी। दैट्स ऑन रिकॉर्ड। तो पूरी जापानीज आर्मी साफ हो गई, लेकिन 896,000 चाइनीज पीपल वर आल्सो वॉश्ड अवे, दे वर ऑल किल्ड। तो ये हुँ, बैकग्राउंड है एम्बैंकमेंट्स की। और इटली में सुनते हैं कि एक नदी है हुँ, जो कि 1902 में उसका सर्वे किया था, लोगों ने उस इलाके को देखा था। तो उस नदी की खासियत है कि न तो वो सिल्ट इतनी ही लाती है कि जितना उसके बेड में लग करके जमा हो करके उसको नदी फ्लश कर दे। तो हुँ, नदी का बेड लेवल ना बढ़ता है ना घटता है। तो उन्होंने कहा कि वी मस्ट लुक फ्रॉम द चाइनीज फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क एंड सी द बिहेवियर ऑफ द पो पो रिवर इन इटली, कि हमको यही हासिल करना है। लेकिन अंग्रेज तो चले गए, छोड़ करके उन्होंने बनाने की बहुत कुछ कोशिश की, दामोदर को उन्होंने टेम किया। पहली बात तो ये हुँ, कि 1779 में एक उनका हिस्ट्री एक जियोग्राफर था जिसने कि उसको सारी नदियों की प्लॉटिंग की। तो नक्शे पहली बार बने, और वही मैंने बताया कि दे वर लुकिंग फ्रॉम एमिनेंस, तो उसको ट्रीट करना चाहिए और इसकी एम्बैंकिंग करनी चाहिए। हुँ, अंग्रेजों ने उस पर कोशिश की बनाने की एम्बैंकमेंट्स को। उड़ीसा हुँ, में उनका जबरदस्त एक्सपेरिमेंट चला, यूपी में चला, हुँ, साउथ में चला, जी। तमिलनाडु वगैरह में उन्होंने सब जगह कोशिशें की। बिहार उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस का एक पड़ोसी था, उन सारी जगहों पर। लेकिन उन्होंने बाद में देखा कि अगर हम इसको रोक देते हैं एम्बैंकमेंट्स बना करके नदी के बैंक्स को, तो जो पानी अपने आप नदी में आ जाता था वो तो बाहर रुक जाता था, एंड दैट लीड्स टू वाटर लॉगिंग देयर। तो उन्होंने कहा कि काम तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर लोग भी काटते थे उसको, एम्बैंकमेंट्स को। फिर उनको ड्रेनेज प्रॉब्लम्स महसूस हुई। दामोदर को जब उन्होंने एम्बैंक किया तो दो एम्बैंकमेंट तो दामोदर के दोनों किनारे हो गए। फिर उन्होंने उससे कैनाल्स निकाल दी, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो कैनाल के भी दो एम्बैंकमेंट आ गए। तो कुल लेकर के करीब 6 एम्बैंकमेंट्स बना दिए इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। वहां वो तो जाती है समुद्र की तरफ, तो वो उन्होंने बना दिया। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो उसका अंजाम देखा वो था कि जो रेन वाटर है उसका फ्लो डायरेक्शन तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो वो आकर के टकराता है पानी, तो कैनाल को, ऊपर वाली कैनाल को ब्रीच करता है, ऊपर वाली कैनाल के बाद नीचे वाली को करता है। फिर नदी के किनारे जो एम्बैंकमेंट बने थे उनको तोड़ता है, फिर जो राइट बैंक कैनाल है उसको तोड़ता है। तो वो तो गए थे पैसा बनाने के लिए कि दामोदर में हम इतना एम्बैंक इन्वेस्ट करेंगे और उससे लोगों को इरिगेशन मिलेगा, फ्लड प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड देन विल चार्ज देम विद मनी। तो उन्होंने देखा ये तो उल्टा नुकसान हो रहा है। देन दे स्टॉप्ड बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स ऑन दी दामोदर, और जी। उन्होंने 1868 में, 54 में उन्होंने बनाना शुरू किया और हुँ, 1868 में उसको डिमोलिश किया कि जी, ये इंटरफियर्स विद द ड्रेनेज। तो उन्होंने दो चीजें बड़ी देखी, एक तो हमको फ्लड कंट्रोल चाहिए और दूसरा ड्रेनेज भी चाहिए कि वो पानी हमको दूसरे तरीके से परेशान ना करे। जी, दैट वाज देयर फिलॉसफी एंड वी टुक इट फ्रॉम देम कि ये काम हम लोगों को करना चाहिए। एंड वी आर फेस्ड विद डिफिकल्टीज अकेजनली, तो वो देखा जाएगा, उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ व्हाई दे लेफ्ट द फर्दर एम्बैंकिंग ऑफ दामोदर। वो कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही मान लेते हैं कि उन्होंने सिखा दिया हम लोगों को कि एम्बैंकमेंट बनाओ, और उनका जी, मोटिव था कि उन्होंने ड्राउट एरिया में हुँ, ये रिवर्स को टेम करके और इरिगेशन पर बहुत कुछ काम किया था। नदियों से उन्होंने इरिगेशन का काम किया था, और उनका एक लालच था कि अगर ये जी, एम्बैंकमेंट्स काम करते हैं तो हम फ्लड प्रोटेक्शन के नाम पर भी पैसा लेंगे और हुँ, इरिगेशन के नाम पर भी पैसा लेंगे, तो आवर इनकम विल डबल। लेकिन उनके जो एम्बैंकमेंट्स थे अगर 10 साल सरवाइव कर गए और 11वें साल में टूट गए, ब्रीच जी, कर गए, तब उसके रिपेयर पर, मेंटेनेंस पर और लोगों के रख रखाव पर उनको हेल्प करने के लिए जो कॉस्ट आती थी, दैट यूज्ड टू ऑफसेट द बेनिफिट्स अक्रूड ओवर पास्ट 10 ईयर्स। एक साल के तटबंध के टूटने में जो 10 साल का फायदा होता था उनका रेवेन्यू का, वो खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट ए वर्दी सॉल्यूशन, इट डजंट गिव अस मनी।
तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग नहीं बनाएंगे, एंड द प्रॉमिस दैट दे केप्ट अप टू 1947, उन्होंने कभी एमेंडमेंट बनाने नहीं दिए। यहाँ तक कि उन्होंने उनके अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है कि अगर कोई एम्बैंकमेंट बनाएगा तो सरकार उसको चार्ज करेगी, जो भी डैमेज होगा उसकी वजह से चार्ज करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इट शुड बी डिक्लेयर्ड ऑन द बीट ऑफ ड्रम्स अमंग्स द मासेस, कि अगर कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसको अरेस्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। इतना सब कर गए थे। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद हम लोगों को जल्दी थी कुछ ना कुछ करते हुए दिखाने की, तो कोसी वॉज द टारगेट कि वहाँ आकर के बना देते हैं एम्बैंकमेंट। उसको लेकर के थोड़ी बहुत या काफ़ी डिबेट हुई कि बनाना ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली बनाने वाले जीत गए और उसको अपोज करने वाले दे वर पुट ऑन द साइड्स। उसमें मुझे 2 स्टेटमेंट्स याद आते हैं। गुलजारीलाल नंदा जी वहाँ शायद उस वक्त होम मिनिस्टर थे या कुछ बड़ी अथॉरिटी थे। उनका स्टेटमेंट था एक बार पार्लियामेंट में, आई थिंक इट वाज इन 1953, कि हम लोग नदियों को एम्बैंक करके फ्लड प्रोटेक्शन अचीव करेंगे और उसके बाद 7 साल के अंदर ये सारे एम्बैंकमेंट्स बना लेंगे और वी विल मेक द कंट्री फ्लड फ्री। एक एनवी गाडगिल थे, वो भी ही वाज एन पार्लियामेंटेरियन। तो गाडगिल साहब का स्टेटमेंट आया था उसी स्पीच में कि आई विल थैंक यू इफ यू कैन कंप्लीट द एम्बैंकमेंट्स इन 14 years, आई विल गिव यू डबल द टाइम एंड इफ यू डू इट देन आई विल गो बिफोर यू। लेकिन ये काम अच्छा नहीं हो रहा है, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। इतना पार्लियामेंट में 1953-4 की बहस में आता है। लेकिन फिर 54 में 1954 में हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, बहुत ज़बरदस्त फ्लडिंग हुई थी और काफ़ी नुकसान हुआ। दैट वाज द फर्स्ट नोन फ्लड, जिसमें कि उस वक्त का कोसी का जो फ्लो था दैट वाज द रिकॉर्ड फ्लो। फिर बात हुई कि इसको कोसी को किसी तरह से टेम किया जाए। बीच में एक बार हमने अनाउंस किया था कि हम लोग डैम बनाएंगे नेपाल में बना जा करके। देन द कॉस्ट फैक्टर केम कि कहाँ से लाएंगे। उसमें एक बड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट है। हमारे यहाँ केबी सहाय साहब हमारे मिनिस्टर थे बिहार में। तो जब डैम ऑलमोस्ट वाज गेटिंग फाइनल एंड वी डिडंट हैव मनी, देयर वाज अ चॉइस बिटवीन कोसी डैम इन नेपाल और भाखड़ा डैम। सो the powers that be they tilted towards भावड़ा और ये भाखड़ा एंड दे सेड कि इसको बाद में बना लेंगे, बाद में बना लेंगे। तो बट एरिया वाज फ्लड प्रोन। तो ये हुआ कि हम लोग एम्बैंकमेंट ही बना लेते हैं। But promises were made in 1947 that we will build an 800 feet high dam in Nepal, about 54 kilometers away from Indo-Nepal border. वहाँ बनाएंगे। वो स्कीम अभी भी जिंदा है। उसका पहला प्रपोजल 1937 में आया था और वो प्रपोजल आज भी दोहराया जाता है। तो 37 की बात करें हम लोग तो 67 years there and 24 years this side, तो करीब 90 साल हो गया उस बांध की बात में नेगोशिएट करते हुए नेपाल के साथ में और उसको लेकर के एश्योरेंसेस देने में कि ये तो बनेगा ही और वही सॉल्यूशन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बट इन द सेम situation we kept on building embankments on almost all the rivers. We started with 160 kilometers in 1950 जब उन्होंने उसका पहला इवेल्युएशन किया था एम्बैंकमेंट्स का। देवर मोस्टली ऑन द गंडक रिवर। 160 किलोमीटर एम्बैंकमेंट्स थे हमारे पास। अब हमारे पास 3800 किलोमीटर लंबे एम्बैंकमेंट्स हैं हमारी नदियों के किनारे। उस वक्त हमारा फ्लड प्रोन एरिया देश का 25 मिलियन हेक्टेयर्स था और अब वो बढ़ करके 50 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, उस वक्त हमारे यहाँ लंबे एम्बैंकमेंट जो थे वो तो मैंने बताया 160 थे और देवर मोस्टली इन बिहार। उस वक्त हमारा जो फ्लड प्रोन एरिया था वो 25 लाख हेक्टेयर था, 25 लाख हेक्टेयर। नाउ इट इज 73 लाख हेक्टेयर। तो हमने एम्बैंकमेंट बना करके इतना तो जरूर हासिल किया कि हमारा फ्लड प्रोन एरिया 3 गुना हो गया। इसको जब आप एस्टेब्लिशमेंट को याद दिलाते हैं कि लुक दिस इज व्हाट यू हैड बीन डूइंग सिंस इंडिपेंडेंस एंड दिस इज द रिजल्ट, तब वो बहाना बना करके किसी ने तरह से इधर उधर से रिलीफ बांट करके निकल जाते हैं। सो दैट्स द सिचुएशन। हमने कोसी पर एम्बैंकमेंट्स बनाए और उसमें एक और मैं ऐड करूंगा कि उसका एम्बैंकमेंट इट्स ऑन आइदर साइड अबाउट 125 किलोमीटर्स लॉन्ग। 100 इंडियन पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन मुझे फ्लेक्स के लिए उन्होंने बनाया नेपाल में
वो करीब 16 किलोमीटर है। और हमारा फ्लड प्रोन एरिया तो मैंने बताया वो 25 से 73 हो गया। जी। लेकिन उसके बीच की जो स्पेस है बिटवीन द टू एम्बैंकमेंट्स, वी हैव गॉट 380 विलेजेस, जो कि उस वक्त इनिशियली उनका कहना था कि 304 गांव फंसेंगे इसमें। बाद में उन्होंने उसको और एक्सटेंड किया तो गांवों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। बट वंस आई ट्राई टू गेट द नंबर ऑफ विलेजेस इन द कोसी एम्बैंकमेंट्स, द स्टेट टोल्ड मी दैट इट इज 285। तो एक तो पहला तो डिस्प्यूट हमारा वो है कि वो 380 विलेजेस हैं कि 285 हैं कि 304 हैं, हु नोज इट। मैंने जी। इसको प्लॉट किया था एंड आई गॉट दोज डिटेल्स with the help of block maps and हम्म। the election commission maps, क्योंकि उनके वो जो पोलिंग बूथ्स हैं वो तो एमेंडमेंट्स के अंदर भी हैं, वो सब तो बने हुए हैं, तो वो भी अपना नक्शा बनाते हैं। So I found it about 380 villages with a population of um, about 12 lakhs in 19 in according to 2001 census। उसके हिसाब से 12 लाख की आबादी मुझे मिली उन सब गांवों की। सरकार ने बताया था कि उस वक्त जो बना था एम्बैंकमेंट तो 2 लाख उसकी आबादी थी। जी। सो फ्रॉम 1956 टिल 2001 इसके बीच में प्राइस जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो ये है। 2-4 दिन पहले मेरी एक डिपार्टमेंट के आदमी से बात हो रही थी, बोलते हैं वो 12 लाख नहीं है, 12 लाख तो आपने 2001 के हिसाब से किया था, नाउ इट इज अबाउट 19 लाख, उतने लोग वहाँ रहते हैं। अब ये जो लोग एम्बैंकमेंट्स में के बीच में हैं, नदी का सारा पानी इतने लोगों के ऊपर से जाता है, हर साल जाता है। और वो किस तरह से जाता है वो आपने देखा होगा इस बार की तो हम्म। नए-नए फ़ोटोज़ मिल रहे हैं ना हमको। तो हम्म। उतने लोगों के ऊपर से जाता है, एम्बैंकमेंट्स बना दिए हैं उन लोगों ने, उसके साथ स्पर बना दिए हुए हैं। तो एम्बैंकमेंट सर्व एज़ ए एज़ ए प्लेस टू टेक शेल्टर, वो वहाँ पर है। और बाकी लोग तो जो हैं वो सब तो फँसे ही हुए हैं, उनकी ज़मीन तो उस पर बालू पड़ेगा, खेती चौपट होगी, फिर माइग्रेशन शुरू होगा। हमारे यहाँ माइग्रेशन तो था नहीं, बहुत ज़्यादा होता था तो लोग कलकत्ता जाते थे या नेपाल में कहीं चले जाते थे काम खोजने के लिए। तो दैट्स द सिचुएशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेट की तरफ से हमको हमेशा ये एश्योरेंसेस मिलते हैं कि द रियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम लाइज इन ए हाई डैम इन नेपाल, 800 फीट हाई डैम। उससे इतनी बिजली पैदा होगी, इससे इतना पानी होगा हमारे पास कि हम सारी सिंचाई कर लेंगे और पावर हो जाएगी, उसमें इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, सो मेनी थिंग्स। बट नथिंग हैज हैपेंड बियॉन्ड नेगोशिएशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। जी। अब आप बताइए, अब यहाँ से हम लोग मैं क्या यहाँ बात। आपसे पूछना चाहती हूँ, नेपाल के ऊपर ये हमेशा मढ़ दिया जाता है कि नेपाल की वजह से बाढ़ आती है, नेपाल अफसर नेता सब की वहां की नदियां आके यहाँ पानी ले आती हैं इसकी वजह से, हाँ, और फिर बोलते हैं नेपाल से बात कीजिए, केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ दिया जाता है। नहीं, इसके पीछे कौन मतलब वाकई नेपाल जिम्मेदार है क्या? इस पर मैं आप देखिए प्रकाश डालें। एक बात आपको बताऊं, नेपाल की नदियों का पानी जिम्मेदार है क्या इसके लिए? वो तो आएगा, वो तो ऊपर के जमीन पर है और हम नीचे जमीन पर हैं। तो वहाँ जो पानी बरसेगा वो हमारी नदियों के माध्यम से हमारे यहाँ आएगा। जी। तो और एक बात और मैं बता दूं कि हमारे दो मेजर बैराजेस हैं, एक कोसी हम्म। पर है वो सभी लोग देख रहे हैं, और एक गंडक पर है मेजर बैराज है, और छोटे हाँ। छोटे कई बैराजेस ये बनाए हुआ। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में, नेपालियों के कंट्रोल में नहीं है। हमने उनकी जमीन पर बनाया है। कोसी वाला तो पूरा उनकी जमीन पर है और तो गंडक का बैराज की आप आधा बात कर रहे हैं? हाँ, अ, बैराज। आप नेपाल में क्या बना है जो आप कह रहे हैं कि बैराज है, भारतीयों को? बैराज एक्चुअली वो गेट्स हैं, गेटेड हुँ। स्ट्रक्चर है व्हिच इज जी। पुट अक्रॉस द रिवर, हुँ। और इट्स एन अंडरफ्लो स्ट्रक्चर। मतलब आप गेट को लिफ्ट करेंगे तो हाँ। पानी बाहर निकलेगा। जी। इस साल वो गेट के ऊपर से भी गया है, इतना ओह! पानी आया। तो बैराज के हम लोगों की आदत है, हम लोगों की, हम लोग बात करते हैं जब भी, तो हम लोग हुँ। हर चीज को बांध बोल देते हैं। एम्बैंकमेंट भी बांध है, और जो हुँ। डैम है वो भी बांध है, बैराज है वो भी बांध है। बिटवीन जी। देम वी अंडरस्टैंड।
कि ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। बट टू एन आउटसाइडर इट इज़ ऑल डैम, तो बोलते हैं कि ये सब क्यों डैम की बात करते हैं। तो वो एक थोड़ा-सा डिफ़रेंस है जो कि समझना चाहिए। और हमारे यहाँ जो बैराजेज़ हैं इस बार ऑल द गेट्स ऑफ द 56 गेट्स ऑफ द बैराज हैड टू बी ओपन्ड, इतना ज़्यादा पानी आया था। लेकिन ये पानी 1968 में जो रिकॉर्ड फ्लो आया था उससे कम है। तो क्यों कम है? उस समय जो 1968 में अगर पानी आया 9,13,000 या 9,13,000 क्यूसेक, और बजाज और डैम एम्बैंकमेंट डिजाइंड है 9,50,000 हेक्टेयर के लिए, जी। तो इस साल 6,00,000 या 81,000 पर या 80,000 पर बैराज के हुँ, ऊपर से पानी कैसे चला गया? हुँ, बिल्कुल। व्हाट्स द रीजन? तो हुँ, जो कुछ ऊपर से बह कर के आता है वो सिर्फ पानी ही नहीं है, उसके साथ आने वाला सेडिमेंट भी है, सिल्ट भी है। हुँ, वो एम्बैंकमेंट्स के बीच में इकट्ठा हो रही। तो 6,81,000 पर हमको बैराज पूरा लिफ्ट कर देना पड़ता है और उसके बाद से भी ऊपर से पानी जाता है ना? तो हुँ, नीचे से कहीं न कहीं उसमें सेडिमेंट डिपॉज़िट हुआ है कि बैराज की कैपेसिटी कम हुई। उसी तरह से एम्बैंकमेंट्स के बीच में भी हालत है कि नेपाल जो 1968 में जो फ्लड आई थी जिसमें 9,13,000 जी, का डिस्चार्ज आया था, उसमें तो ये हालत नहीं हुई थी। एम्बैंकमेंट्स टूटे थे बट दैट वाज़ एट द फैग एंड ऑफ द एम्बैंकमेंट, 5 जगह टूटा था। और वो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसकी इंक्वायरी हुई थी। हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन के एक इंजीनियर साहब थे, वो आए थे उसको देखने के लिए, एंड हुँ, ही सॉ 5 बीच स्पॉट्स कि ये जगह टूट गई है। और द रीज़न ही गेव, इट हैपेंड बिकॉज़ द रैट्स हैड डग होल्स इंटू द एम्बैंकमेंट, और उसकी वजह से पानी एम्बैंकमेंट के अंदर प्रवेश कर गया और उसके बाद से प्रेशर वाज़ बिल्ट अप एंड द एम्बैंकमेंट्स वर स्वेप्ट अवे। तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि सारे चूहों को मार देना चाहिए बिकॉज़ दे डिग होल्स इन द एम्बैंकमेंट्स। दैट्स अ फनी लॉजिक ही गेव। उसके बाद से लोगों को मसाला मिल गया कि बाँध टूटता थोड़ी है, वो तो चूहे काट देते हैं और जानवर काट देते हैं, सियार काट देते हैं, सो यू हैव टू ब्लेम देम, नॉट द एस्टेब्लिशमेंट, कि उनका रख-रखाव ठीक नहीं था। द रिवर वाज़ गिविंग वार्निंग कि ऐसा-ऐसा होने वाला है, वो भी कुछ नहीं में करते हैं। और बाद में सबसे बड़ा बहाना है कि हमको आप साइट दिलवा दीजिए, नेपाल में हम बना देंगे डैम। अरे साइट नेपाल में देगा तो हम थोड़ी देंगे, वो तो नेपाल हैज़ टू एग्री उसके लिए, उनकी ज़मीन पर है ना। हुँ, तो वो जो चाहेंगे, वो जो शर्तें रखेंगे वो हमें मानना पड़ेगा, या जो भी हो या जो भी एग्रीमेंट हो, वो एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है, व्हिच मीन्स द डिफरेंसेस प्रिवेल। तो डिफरेंसेस तो हैं यहाँ पर अभी भी, और इसकी वजह से बाँध नहीं बन रहा है। 87 साल तो हो गया उसको परसू करते हुए। तब सवाल उठता है कि हम लोगों को क्या अपने तरीके से सोचना चाहिए कि हम लोग अपनी ज़मीन पर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं क्या? या एम्बैंकमेंट ही बनाएँगे? एम्बैंकमेंट बना कर के हमने देख लिया कि ये जो हमारा फ्लड प्रोन एरिया है नेशनल लेवल पर दुगना हो गया और स्टेट लेवल पर करीब-करीब 3 गुना हो गया। So somebody should be accountable for it and somebody should understand that what all we had been doing over the years since independence ठीक नहीं हो रहा है। तो इसका इवैल्यूएशन करना चाहिए एंड ऑल द इंजीनियर्स मस्ट सिट टुगेदर कि भाई ये तो काम नहीं कर रहा है, एंड द पॉलिटिशियन शुड इनवाइट देम टू फाइंड अ सॉल्यूशन विदाउट इन्वॉल्विंग नेपाल। वो करेंगे क्या हम लोग कभी? अगर इतना वेट हम लोगों ने किया है किसी भी हालत में, तो लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑन आवर ओन लैंड, ओन एरिया। क्या करेंगे उस पर कभी बात नहीं होती। लॉस होता है, रिलीफ बँट जाएगी पूरी तरह से। अगले साल के लिए एम्बैंकमेंट को फिर अ जो है उसको मजबूत कर देंगे, और अपने भाषा में कहते हैं ऊँचा और मजबूत कर देंगे। हम लोग 2 बार ऊँचा और मजबूत कर चुके हैं। एक बार जब 1987 की फ्लड्स के बाद हमने इसको 2 मीटर ऊँचा किया था, और जी, 2 मीटर ऊँचा फिर किया था बस ये जो 2008 का जो ब्रीच हुआ था हुँ, नेपाल में, उसके हुँ, हिसाब से। तो वो काम हम फिर कर देंगे एक बार। लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारा जो फ्लो एरिया था, वो बैराज के टॉप करके
निकल गया। जी। तो ज़ाहिर है कि इतना सेडिमेंट डिपोज़िशन हमारे यहाँ एक तो बराज के अपस्ट्रीम में हुआ है और नीचे का हुँ, तो आई विल टेल यू कि एक दिल्ली आईआईटी ने एक स्टडी की थी। जी। वन फर्स्ट टाइम इन 1962 एंड सेकंड टाइम इन 1974 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 10-12 साल के बाद, कि इसका एग्रेडेशन कैसे हो रहा है कोसी की रिवर बेड का। एंड दे फाउंड दैट इन लोअर रीचेस there is an annual sediment deposit of about 5 inches every year. तो अगर 5 साल हर साल उतना डिपॉजिट होता है, एंड में ही हो, तो रिवर फ्लो को तो ऑब्स्ट्रक्ट करता है ना। रिवर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो उसकी कैपेसिटी हुँ, घटेगी। तो जो 9,13,000 में जो घटना हुई थी, वो अब 6,80,000 पर हो रही। तो somebody should be concerned about it कि इसका अब क्या करें। तो अब क्या करें, तो फिर ये है कि हम तो अपने लेवल पर तो हम एम्बैंकमेंट को ऊंचा कर सकते हैं और बाकी हुँ, लेवल पर हम कह सकते हैं कि नेपाल में बांध बनाएंगे, हम वहाँ सॉल्यूशन लाइज देयर, दैट्स द एंड। इन द मीनवाइल ये सारे लोग गांव के उठ करके, दिल्ली में तो बहुत मिलते होंगे ना, सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया वाले लोग, आप लोग तो हैं जी। ना वहाँ, क्यों हुँ, चले गए वहाँ? पहले तो नहीं जाते थे। मैक्सिमम हुँ, दे यूज टू गो टू कैलकाटा, और नहीं थोड़ा सा मोरांग है नेपाल में, वहाँ जाते थे। जी। हुँ, बहुत कोई खुश हुआ तो असम जाता था और हुँ, लौट के आ जाता था 2 महीने बाद, उसको पैसा मिल जाता था, तो उतना हुँ, पैसे में वो संतुष्ट होकर के वापस लौट आता है। लेकिन अब तो जो जाता है वो तो आता नहीं है। हुँ, आता है तो खेत बेचने के लिए आता है अगर उसके पास है, या इस तरह जी। के नेगोशिएशन के लिए आता है, फिर चला जाता है। उसने घर पक्का बनवा दिया, पेरेंट्स को छोड़ दिया यहाँ पर, खेती तो हुँ, चौपट ही हो गई, तो अब वो पैसा भेजेगा और काम चलेगा यहाँ पर। दैट्स इट, नटशेल में तो वही सिचुएशन है। जी। अब आप सवाल अ, पूछते हैं मुझसे। जी, जी, मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम कहते हैं कि बहुत अरबों रुपया खर्च हुआ, क्या कोई हम्म, बुनियादी समस्या थी? अ, हर साल हम देख रहे हैं बिहार में बाढ़ आती ही है। एक एक जब मैंने शुरुआत में भी कहा कि एक ईयरली फिनोमेना हो गया है। अरबों रुपया खर्च हुआ। शायद ठेकेदार बदल गए होंगे, शायद इंजीनियर भी बदल गए होंगे, शायद नेता भी आते-जाते रहे, सरकारें बदलती रहीं। लेकिन सरकारें ये बदल क्या गई, ऐसा हाँ। सिस्टम बन गया है बाढ़ आई, बाढ़ से रिलीफ का फंड, मतलब इसके पीछे की वजह क्या है कि इसकी कोई हम समस्या का समाधान ढूँढ ये ही नहीं पा रहे देखिए, हैं? जो फिर आता गांव है के, कि सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, सरकारी तंत्र में ऐसा क्या है? नेता, अफ़सर, ठेकेदार, इंजीनियर ये सब क्या कर रहे हैं इतने दशकों से? या कुछ फंडामेंटल इसमें कुछ प्रॉब्लम है? देखिए एक चीज तो बताएं, हम लोग गांव वाले से जो बात करते हैं ना, वी आर टॉकिंग ऑफ फ्लड्स, जी। उनकी टर्मिनोलॉजी में हुँ, जो पुराने लोगों से मेरी बात हुई हुँ, कि दादा आप कैसे रहते थे, बाबा कैसे रहते थे आप लोग पिछले ज़माने में और अब में, तो हुँ, बोलते हैं कि अब तो हम तटबंध के अंदर बंद हैं, अंदर जो है वो तो नदी हमारे ऊपर से जाएगी, जो बाहर वाला है उसके यहाँ वाटर लॉगिंग है। तो हमारी सिचुएशन आज की तो यही है। मैंने एक बार एक आदमी से सवाल किया था, वो जिस दिन मैं सहरसा में घूम रहा था नदी के किनारे, एक गाँव कट रहा था, मतलब द रिवर वाज़ इरोडिंग अ विलेज, और सब लोग अपना जो कुछ भी सामान था वो लेकर के भाग रहे थे। एक घाट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तो मैं उतर करके गया नदी में, उसको सलाम किया मैंने और मैंने पूछा कि दादा सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तो बोलते हैं कि जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं ना, सब लोग भाग रहे हैं। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं भागे? तो बोलते हैं मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं भाग तो सकता ही नहीं हूँ। जब ये सब हो जाएगा तब ये लोग मुझे उठा के ले जाएँगे। तो मैंने उससे पूछा कि दादू एक बात बताइए कि अगर अल्लाह मियाँ आपके पास इस समय आके खड़े हों, भगवान आपके पास आकर के खड़े हों, तो आप उससे क्या माँगेंगे? उस आदमी का जवाब सुनिए, वो कहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि वो भगवान यहाँ आया नहीं कभी? वो तो हमेशा आता है। तो मैंने कहा फिर? तो बोलते हैं आता है, तसल्ली देता है और चला जाता है, और हमारी हालत जो है जैसी की वैसी ही रह जाती है। फिर कहता है वो आदमी कि आप भी वही अल्लाह होंगे, जो कि आप हमारे यहाँ आए हैं, फ़ोटो खींचेंगे हमारी, फ़ोटो अपनी भी खींचेंगे उसके साथ में, और ले जा कर के हमारी मुसीबत को बाहर बेचेंगे। आप माला-माल होंगे और हमारी हालत ये है। हुँ।
दैट इज मेरी पर्सनल मेरी बात। तो जो एम्बैंकमेंट्स बने उस वक्त में, तो ये तो गांव फंस गए। मैंने बताया वो 380 गांव हैं, जी। उनका रिहेबिलिटेशन किया। आज भी उसके रिहेबिलिटेशन की बात हुई। वो सरकार कहती है कि 1200 हेक्टेयर जमीन हमने रिहेबिलिटेशन के लिए एक्वायर की थी। जी। वो ये नहीं बताती है कि 570 हेक्टेयर पर वाटर लॉगिंग है और वहाँ कोई नहीं रहता। दैट दे नेवर टेल। वहाँ के लोग उठ करके चले गए, अब वो वहाँ नहीं है। और जाने वाले में लोग वही हैं, वो दिल्ली पंजाब का रास्ता जानते हैं, उनके जब चीजें हैं, तो दैट कंटिन्यूज। तो उससे तो हमारी बात कभी होती नहीं है ना। द प्लानर्स, एग्जीक्यूटर्स, वो उस आदमी से तो बात करते नहीं है, भाई तुमको क्या चाहिए। और उनसे पूछे तो कहेंगे हमको हाल पर छोड़ दो अपने, और मेहरबानी करके तशरीफ ले जाइए। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो कभी नहीं होता। वो रिलीफ बांट दिया तो रिलीफ बांट करके सब लोग खुश हो गए, बांटने वाला भी खुश हो गया और लेने वाला भी खुश हो गया। 2007 में जो कुसाहा टूटा था, 8 में कुसाहा जो टूटा था, तो बहुत से गांव तबाह हुए थे। बड़ी अच्छी खासी लंबी आबादी तबाह हुई थी। हमने काफी उस इलाके में घूमे भी थे। तो दो चीजें हैं जो कि कुछ लोगों को सुन करके अच्छी ना लगे, और हमको तो खैर रोज ही सुन रहे हैं, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पूरा देश और विदेश के लोग वहाँ आए थे रिलीफ का काम करने के लिए। मैं वहाँ कभी कभी घूमता था तो मैं लोगों से पूछता था कि भाई आप कहाँ से आए, कैसे आए, क्या है आपका प्रोग्राम है, वगैरह वगैरह। कुछ लोग तो बोलते थे कि अब हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं, इन्हीं पीड़ितों के बीच में रहेंगे। वो आजकल कहाँ हैं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैंने कभी ये दावा नहीं किया, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन वो लोग जो कह रहे थे कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं, वो कहाँ गए? जो लोगों को ऑर्गेनाइज करने वाले थे वो कहाँ गए? उसके बारे में बात करना। फिर जो वहाँ के लोकल लोग थे, उनसे हमारी बातचीत होती थी, हमसे पूछते थे भाई ऐसा इतनी तबाही कैसे हो गई, कितना आपने तकलीफ उठाई, वगैरह वगैरह। कि इस साल तो आपका बड़ा घर चला गया, जीविका के स्रोत जो थे वो चले गए, खेत पर बालू पड़ गया, इन सब का क्या कहना है आपको? और सरकार ने आपके लिए क्या किया? बोलते सरकार ने तो हमको बचा लिया। 2008 में उनका इनका कहना था कि सरकार ने तो हमको बचा लिया, क्योंकि सरकार नहीं होती तो हमको अनाज नहीं मिलता। शायद 2 क्विंटल अनाज दिया था गवर्नमेंट ने, कुछ पैसा दिया था सर्वाइवल के लिए, और घर बनाने के लिए एश्योरेंस दिया था। तो वो कहते हैं अगर सरकार नहीं रही होती तो हम तो बर्बाद हो गए होते। मैं उनसे पूछता था कि अगर सरकार ने इस तटबंध की हिफाजत की होती तब तो आपकी ये हालत नहीं होती। तो बोलते तब तो हम लोग आराम से रह लेते। तो मैंने कहा तब ये हालत किसने की? तो बोलते हैं कि ये हम कैसे कहेंगे कि ये हालत किसने की। जी। जिसकी जिम्मेवारी थी कि उनकी रक्षा करता। 5 जून से स्पर कटना शुरू हुआ था कोसी का, और 18 जून को वो पूरा कट गया और उसने बांध को तोड़ दिया। 13 दिन का समय था हमारे पास, एंड इट वाज नॉट लेस कि हम उसको स्पर को ठीक रख लेते या और प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेते। तोड़ने दिया हमने, टूटने दिया उसको। तो अब कागज में चाहे जो कुछ लिखा हो, लेकिन सच ये है कि 5 जून से स्पर को नदी ने काटा। द नोज ऑफ द स्पर, आप जानते हैं स्पर, समझती हैं? डू यू अंडरस्टैंड द स्पर? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। एक्चुअली होता है कि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन पर एम्बैंकमेंट बना दें जी। तो बीच बीच में आप देखेंगी कि हम लोग मिट्टी के, पत्थर के दीवारें बनाते हैं, उसको स्पर बोलते हैं हम लोग। हिंदी में बहुत से लोग ठोकर बोलते हैं उसको। होता है कि जब नदी का पानी इस तरफ से जाता है तो एम्बैंकमेंट को न हिट करके स्पर को हिट करता है, और स्पर पानी को डिफ्लेक्ट कर देता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिवर। जी। दे आर बिल्ट ऑन द बोथ साइड्स, यू नो। तो स्पर तो तुम्हारा कट रहा था 5 जून से, और 13 जून को पूरा कटा। जी। समय समय तो कम नहीं था कि इमरजेंसी के तौर पर सारा मटेरियल, मैन एंड मटेरियल मूव करके आप उसको किसी तरह से बचा लेते। क्या जानबूझ करके तोड़ने दिया था? क्या हुआ था?
क्योंकि जब वो टूट जाएगा, देन लुक वेयर इज द मनी। एम्बैंकमेंट के कंस्ट्रक्शन में पैसा है, रिलीफ में पैसा है, रिपेयर्स में पैसा है, सब कुछ। सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु, सब जगह शांति ही शांति। एक्शन क्या होता है पता नहीं, हम लोगों को नहीं पता किसी पर एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया। आई एम वॉचिंग दिस सिंस फॉर 84 पर्सनली। वहां जब हुआ एम्बैंकमेंट टूटा 84 में, तो नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज की स्ट्राइक चल रही, हड़ताल थी। सो नो ऑफिसर वाज अवेलेबल एट द ग्राउंड लेवल, और वो तब भी चली जब बांध टूट गया, और उसके काफी दिन बाद वो स्ट्राइक विड्रॉ हुई। अब उसके लिए इंक्वायरी होती, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में होता सर्टेन पीपल बेसिकली इंजीनियर्स, इट वाज हेल्ड दैट दे वर रिस्पांसिबल, तो इट वाज देयर टर्न टू गो ऑन स्ट्राइक। तो उन्होंने, वो तो गए तो नहीं स्ट्राइक पर, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अगर हमारे एक्शन पर एक्शन लिया जाएगा तो हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे। एंड इमेजिन सो मच ऑफ वाटर पासिंग थ्रू 196 विलेजेस ऑन द कंट्री साइड ऑफ द एम्बैंकमेंट, उनका क्या होगा? तो गवर्नमेंट हैड टू यील्ड, हो गया। तब ये लोग आए, ड्यूटी पर आए, और ड्यूटी पर तो थे ही, स्ट्राइक पर नहीं गए, हड़ताल पर नहीं गए, बड़ी कृपा की उन्होंने। तो अब इसको क्या करेंगे? आपके सामने कोई आदमी मर जाएगा तो कम से कम इतना तो अफसोस तो करेंगे, नहीं मदद करेंगे उसकी। अगर मदद कर सकते हैं तो जरूर करेंगे कि भाई इसको कम से कम उठा करके पेड़ के नीचे रख दें, छाया में रहेगा, या पानी से निकाल दें, शायद बच जाए। तो वो सब तो नहीं। ये इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, जबरदस्त वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग दैट कि एम्बैंकमेंट का खुद का स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर, मैंने बताया जो दिल्ली IIT ने स्टडी की कि 5 इंच का एनुअल एग्रेडेशन हो रहा है उसका, बेड का, रिवर बेड का। तो आप उसके हिसाब से आप 6 फुट ऊपर कर देंगे। मैंने एक बार एक इंजीनियर साहब से पूछा था, दैट वाज वे बैक इन 1988, 88 में भी ऐसी ही घटना हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो, आपको क्या चाहिए, हम लोग तो उसको 6 इंच ऊपर कर रहे हैं, यहाँ से वहां तक। मैंने कहा आपको मालूम है, आपने वो दिल्ली IIT वाली स्टडी पढ़ी थी कभी? उसमें 5 इंच का एग्रेडेशन लिखा हुआ है कि 5 इंच का एवरेज एग्रेडेशन रिवर बेड का हो रहा है एम्बैंकमेंट्स के बीच में, लोअर रीचेस में। तो आज 88 चल रहा है ना, तो एम्बैंकमेंट बने हुए 63 में एम्बैंकमेंट पूरा हुआ, और अभी 83 है, तो करीब 25 साल हो गए। 25 साल में अगर वो स्टडी सही है, जिस पर आपने ऐतराज नहीं किया है कि वो गलत है, अगर वो स्टडी सही है, तो 25 गुणे 5, 125 इंच, उतना तो बेड ऊपर चली गई, 125 इंच, विच मीन्स अबाउट 10 फुट। तो 10 फुट आपकी बेड ऊपर चली गई, और आप 6 फुट उसको बढ़ा रहे हैं एम्बैंकमेंट को, किस लॉजिक से भाई? अगर आपको वही है कि वहाँ सैंड बेड बढ़ रही है, तो आपको 12 फुट जाना चाहिए था ना। तब वही सिचुएशन पैदा होती जो आपकी 1955 में थी, जब एम्बैंकमेंट पर काम शुरू हुआ, लेकिन वो नहीं किया आपने। फिर जब कुसाह में टूट गया तो और बढ़ा दिया ऊपर। और हमारे मंत्री जी लोग कहते हैं कि अब तो हमने 30 साल का इंतजाम कर दिया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। 30 साल तो नहीं पूरा हुआ, 30 साल पूरा होगा 2028 में, तो 20 होगा, 38 में होगा 30 साल। तो ये तो अभी 24 में ये देखने को दिन आ गया हमारा। इस पर एक नए सिरे से पूरी, मतलब दिल खोल करके चर्चा हो, अपनी मजबूरियां बताई जाएं कि मान लीजिए बराक क्षेत्र बनना है, डैम, उसका प्रपोजल है नेपाल में, अगर वो नहीं बनता है तो क्या बैठे रहेंगे? 87 साल तो हो गया उसके भरोसे। तो व्हाई डोंट ऑल द इंजीनियर्स असेंबल कि भाई बताइए इसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ये है और कंस्ट्रेंट्स ये हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो देखना वो क्या कहेंगे। और फिर ड्रेनेज का क्या होता है? ड्रेनेज तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने गाँव की जमीन पर, जिस पर बाढ़ आती थी, वो फ्लड प्रोन एरिया जिसको हम लोग कहते थे, वो तो हम लोगों ने शहर तक पहुंचा दिया। वहां पूछिए बूढ़े लोगों से तो कहते हैं हमारे यहाँ तो बाढ़ 2.5 दिन की आती थी, 2.5 दिन के बाद पानी चला जाता था। तो 2.5 दिन की बाढ़ आपने 2.5 महीने की बाढ़ बढ़ा दी। ये जो महीने अभी पानी आया है, ये 2.5 महीने के पहले तो नहीं निकलेगा।
तो somebody should be concerned about it. Somebody should also be concerned about it कि हमने रूरल फ्लड्स को, हम लोग जब बच्चे थे तो बाढ़ आ गई है इसका मतलब हम लोग गाँव के आगे सोच नहीं पाते थे कि गाँव है तो वहाँ वो बकरी बंधी होगी, गाय बंधी होगी, उसका घुटने तक पैर पानी में होगा, छाता निकाल जी। करके लोग जा रहे होंगे, ये पिक्चर आती। हुँ, ये तो नहीं आती है जो कि अब आ रही, और वही चीज़ें आजकल चेन्नई में दिखाई पड़ती हैं, हुँ, भोपाल में दिखाई पड़ती हैं, ऑफ ऑल द प्लेसेस, जालंधर में दिखाई पड़ती है, बनासकांठा में दिखाई पड़ती है, कहाँ-कहाँ नहीं दिखाई पड़ती। तो किसी को चिंता नहीं है कि ये गाँव की बाढ़ हमने शहर में कैसे पहुँचा दी? कुछ तो जी। करना चाहिए ना। तो जिस पर जब तक हम लोग ईमानदारी से इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अपने कंस्ट्रेंट्स को नहीं समझेंगे और पब्लिक को नहीं बताएँगे कि अभी तो अब कुछ दिनों में जुलूस निकलने लगेंगे हमारे यहाँ कि नेपाल में बाँध बनाओ, नेपाल में बाँध बनाओ, वो सब होगा। और वो लोग बोलते हैं कि नेपाल से पानी आ रहा है, अरे वो हिमालय से आ रहा है। नेपाल शुड नॉट बी यूज्ड, दैट वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड कि वहाँ से हुँ, पानी आ रहा है। वो हिमालय से पानी आ रहा है और तुम्हारी गंगा में जा रहा है। लेकिन ब्रेन वॉश इतना किया हुआ है लोगों को कि क्या करेंगे? ओह! अब बताइए क्या करें अब हम? जी। तो अब यही है कि एक तरह से दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बाँध है, एम्बैंकमेंट है, इन योजनाओं पर सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मतलब कहीं न कहीं इसके जड़ में ही खामी थी। ये जो समस्याएँ शुरू हुई और जी, जी। तो आप क्या पॉसिबल सॉल्यूशन देखते हैं? क्योंकि नदियों का तो स्वभाव है, वो तो उन तो मतलब मिनरल्स को साथ में लेकर आती हैं ताकि वो ज़मीन उपजाऊ बन जाए। और फिर अगर एम्बैंकमेंट हो रहा है, तो वो नदी का तो स्वभाव है फैलना। हम नदी के इलाके में चले गए। तो जाइए आपको, बदला लेगी वो तो छोड़ेगी नहीं, हुँ, वो नहीं छोड़ेगी आपको। सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम लोगों का एक तो एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों जी, को सारी टेक्नोलॉजी पढ़ा दी जाती है, लेकिन सेडिमेंट की प्रॉब्लम कम से कम अंडर ग्रेजुएट लेवल में हमारे समय में तो नहीं पढ़ी है पढ़ाई है कि ये सेडिमेंट आएगा इसका क्या करेंगे, है ना? सेडिमेंट हैज़ गॉट टू बी डेल्ट विद, और वो सेडिमेंट अगर एम्बैंकमेंट के बीच में रहेगा, तो उसको खराब करेगा, डैम में डालेंगे तो उसकी कैपेसिटी कम करेगा, उसको मारेगा बाद में। लेकिन एक ही जगह है जहाँ वो काम आता है और वो ये है प्लेन लैंड, उसमें जाएगा जी। तो ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाएगा। हुँ, तो हम लोगों ने बाढ़ में इनकन्वीनियंस तो होती है, और जब बाहर वाला आदमी जाता है हमारे गाँव में, अभी भी जो लोग जाएँगे, तो यही कहेंगे ना कि माय गॉड एवरीबॉडी मस्ट हैव डाइड। पूरा ये तो एम्बैंकमेंट के अंदर लोग मर गए होंगे। मेरा भी पहला फर्स्ट रिएक्शन वही था कि यहाँ तो कोई नहीं बचा होगा, हुँ, लेकिन बचे। लोगों की अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हैं और उसके अपने तरीके हैं, है ना? उनके घर, उनका रहन-सहन, हुँ? मैं एक बुजुर्ग आदमी से मिला था कोसी तटबंध के अंदर ही, 10-12 साल हुआ होगा। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी खाली झोपड़ी है और हुँ, इसमें पैडी स्ट्रॉ है और ये अ, ऊपर की छत भी उसी की है, तो आपको डर नहीं लगता है? बोलते नहीं साहब हमको तो कोई डर नहीं लगता। ये जो देख रहे हैं ना आप, इसमें जाला नहीं लगता है। हमारी छप्पर में जाला नहीं लगता है, उसके पहले ये हम छत पर बदल देते हैं, क्योंकि नदी आकर के ले जाती है उसे। और बोथ बैम्बू एंड छप्पर इज़ लोकली अवेलेबल मटीरियल, सो हम अपना घर बना लेते हैं। हमको कोई उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी आपको दिखाई पड़ रही है। तो वो एक समस्या है, वो उसका देखने का ढंग है। और लोगों से बात कीजिए तो वो कहते हैं हमारी ज़मीन की सारी फर्टिलिटी खत्म हो गई। और दूसरे लोगों से बात कहिए कि बोलते हैं कि साहब वो तो 1966 साल 67 के में जो अकाल पड़ा था, उसके बाद से तो हमारे सीड्स खत्म हो गए, तो हमारी खेती प्रॉफिटेबल कहाँ रह गई? हमारा बीज चला गया, हमारी ज़मीन चली गई और उस पर बालू पड़ गया, नदी से हमारा रिश्ता खत्म हो गया, तो पड़े हुए हैं तो क्या करेंगे? तो जब मौका मिलेगा तो दिल्ली, पंजाब चले जाएँगे, आएँगे यहाँ पे रहेंगे कुछ दिन और चले जाएँगे। तो ये सिचुएशन है, इसमें एक डिबेट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सारे जितने लोग हैं, लोगों को बैठा कर के, कि आज अगर नंदा जी होते तो उनसे पूछा जाता ना कि आपने कहा था कि 7 साल में आप पूरा इस इलाके की बाढ़ को कंट्रोल कर लेंगे, और उनके सामने इनको बैठाते हम लोग गाडगिल साहब को कि आपने जो कहा था कि 14 साल भी में भी अगर इसको पूरा कर लेंगे और फ़ायदा होगा लोगों को,
तो आज तो 14 साल की जगह 75 साल हो रहे हैं। क्या हुआ उसका? और आप लोग बैठे थे वहाँ, क्या किया आपने? ये सारी चीज़ें हम लोगों को सोचनी पड़ेगी। और हुँ, एक तरह से वो डायलॉग तो होता ही नहीं है, वो डायलॉग तो होता ही नहीं। इंजीनियर्स के साथ तो नहीं होता, कतई नहीं होता, पब्लिक का डायलॉग नहीं होता। उसमें अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं कहूँगा जी, कि जो किसान है, वो आज भी चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ के टर्म्स में बात करता है ना? कि जी, पानी बरसेगा तो हम क्या कहते हैं, अपना रोपनी करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन करेंगे आर्द्रा नक्षत्र में। रोहिणी में पानी बरसेगा तो बड़ा अच्छा है, आर्द्रा हुँ, में हम उसका रोपनी कर लेंगे और फिर उसके बाद हथिया के बाद काट लेंगे। ये तो हम लोग को पढ़ाया ही नहीं जाता है ना, उसकी लैंग्वेज। अब मैं एज एन इंजीनियर बैठता हूँ उनके पास, मैं ना रोहिणी समझता हूँ, ना आर्द्रा समझता हूँ, ना पुनर्वसु समझता हूँ, ना चित्रा स्वाति समझता हूँ, कुछ भी नहीं समझता हूँ। जी, नेताजी जानते हैं, लेकिन एज एन इंजीनियर आई डोंट नो ये क्या होता है, रोहिणी, चित्रा स्वाति और पुनर्वसु और ये सब गांव वाला वही जानता है। मैं इंजीनियर की हैसियत से नहीं जानता हूँ। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो दोनों भाषाएं जानती है। जी, वो चित्रा पुनर्वसु भी जानती है और वो अक्टूबर और नवंबर भी जानती है। वो मेडिएटर के तौर पर काम करता है, वो उनको भी हुँ, बताता है और हमको भी बताता है। और वो अगर सिंसियर नहीं हुआ तो पूरा इलाके को ले डूबेगा। क्या करेंगे उसको, कहाँ से एजुकेशन शुरू करेंगे और कहाँ जी। से सीखेंगे? तो बहुत सी चीजें हैं कहने को, हम क्या क्या करेंगे, लेकिन these are the basic problems, you know. We should have the understanding for the dialogue. होगा तो किस भाषा में होगा? हुँ, और अगर कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी दोनों होते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मान लीजिए नेपाल में पानी बरसा और हमारे यहाँ जी, नहीं बरसा, हुँ, तो पानी तो आ जाएगा उसी नदी से, उसी बराज से हमारे यहाँ आ जाएगा। हमारे यहाँ इरिगेशन का इंतजाम नहीं है और हम उसको ऑपरेट भी नहीं करेंगे उस वक्त, कि कब ऊपर से पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए और क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो हम उसकी सिक्योरिटी में लगेंगे। तो मेरे गांव तक मान लीजिए एक किनारे पर पानी आ गया, हुँ, नेपाल वाला, और दूसरा सूखा हुआ है थोड़े से फासले पर, यानी 15-20 फुट के फासले पर। उसका हुँ, क्या करेंगे उस सिचुएशन का? कैनाल्स बना करके उसको मैनेज करना चाहिए था प्रॉपर्टी, एंड इट बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ समबडी हु इज पेड बाय द स्टेट, कि खेती का इंतजाम, सिंचाई का इंतजाम हमारा पक्का रहना चाहिए। पानी आएगा तो ठीक है, कम दिक्कत होगी, और नहीं आया तो हमको इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां बाढ़ रहेगी और यहाँ सूखा रहेगा। तो समहाउ वी शुड मैनेज। अब हम लोग देखते रहते हैं कि वहां पानी आया हुआ है, लेकिन हम अपने खेत तक कैसे लाएंगे हमको नहीं मालूम। नोबडी इज कंसर्न अबाउट इट, स्टेट डजंट टेक नोटिस ऑफ इट, कि क्या है, उसको तो खाली बाढ़ दिखाई पड़ती है, सूखा दिखाई पड़ता है, रिलीफ दिखाई पड़ती है कि लोग किसी तरह से खुश एजुकेशन रहें, सिस्टम और डेवलप नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, होने नहीं दिया। होगा तो उनको नुकसान होगा, लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे। क्या करेंगे बताइए, क्या करें? सर, आपने बिहार की नदियों को बहुत लंबे समय तक देखा है, बहुत करीब से देखा है। उनमें कई तरह के बदलाव भी आपने देखे होंगे। बिहार की सरकार, वहाँ के समाज में इसको लेकर कोई बदलाव आया है? आप तो डायलॉग की भी बात कर रहे हैं। दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में बिहार से लोग आते हैं, यहाँ अलग-अलग करियर में सेटल होते हैं, अलग-अलग तरह की नौकरियाँ पाते हैं। मीडिया में भी बहुत बड़ी संख्या में हैं बिहार से आए लोग। तो जिस डायलॉग की आप बात कर रहे हैं, मतलब मेरे ज़हन में एक ख़्याल ज़रूर आया कि हाँ, इस पर चर्चा दिल्ली में भी होनी चाहिए। हम तमाम होनी विषयों चाहिए। पर बात करते हैं, हम बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बड़े-बड़े कॉन्क्लेव्स करते हैं, लेकिन जो बिहार जिनकी जन्मभूमि है, वो लोग और जिनकी कर्मभूमि है, उन्हें तो ध्यान देना चाहिए था। चाहे आपने इरिगेशन सिस्टम की बात बताई और बहुत सारी बातें आपने बताई, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस सिस्टम को डेवलप नहीं किया गया। वो नदियों में एक तरफ सूखा पड़ रहा है, तो अगर इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो जाता, तो वो पानी उस तरफ चला जाता, और जब पानी नहीं बरसता, तो उस समय उसका इस्तेमाल होता। मैं नहीं जानती कितना ग्राउंड वाटर लेवल कैसा है बिहार में। खत्म हो गया। अब नहीं है। ग्राउंड सुखा लिया हम लोगों ने, ग्राउंड तो सुखा लिया। बाढ़-बाढ़ हम इतना कर रहे हैं, पानी को हम मैनेज ही नहीं कर रहे हैं।
मतलब इकोनॉमी से तो सीधा ग्राउंड वाटर का रिलेशन है, फिर इरिगेशन जी, सिस्टम जी, डेवलप नहीं है, जी, खेतों तक पानी नहीं जी, जा रहा मतलब जी। और क्या कर रहे हैं मतलब बिहार की सरकार में के सोच में पिछले दशकों में कोई परिवर्तन नहीं आया? आया है लेकिन वो कहाँ तक पहुँचा होगा, किस हुँ, लेवल तक ग्राउंड हुआ, वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कोई डायलॉग नहीं, कोई डायलॉग नहीं है। मैंने एक बार आप इसके डायलॉग की बात कर रही हैं, मैंने एक बार एक मंत्री जी भी थे उस मीटिंग में, जी। हमने एक प्रेज़ेंटेशन दिया था गवर्नमेंट। हमने कहा कि देखिए ये बाढ़ आई है आपके यहाँ। मेरा ख़्याल है ये 2008 की ही बात है, कुसा के ब्रीच के बाद की बात है। हुँ, उससे रिलीफ नहीं पहुँच रही है, बोट्स नहीं पहुँच रही हैं, समय लग रहा है, लोग भूखे हैं, ये सारी कुछ। मैंने कहा देखिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो हमारे एम्बैंकमेंट्स हैं, 120 और 125 मील के किलोमीटर के आसपास, इसके हर 3rd किलोमीटर पर आप एक ब्रीच एनालिसिस कीजिए। यानी ये शुरू से शुरू किया हमने बाढ़ से बैराज से और 4 मतलब किलोमीटर 5 किलोमीटर आकर के हुँ, थ्योरेटिकली कि अगर यहाँ एम्बैंकमेंट टूट जाता है, कितने फ्लो पर वो टूटता है, उसकी आप स्टडी करें। टूट जाएगा तो वो पानी कहाँ-कहाँ जाएगा और कितना समय लगेगा उसको। हुँ? अगर ये हमको पता हो कि यहाँ टूटने पर जैसे आज हुआ है ना कि कीरतपुर में टूटा है जी। या गोपालपुर में प्रॉब्लम थी कि वहाँ टूट जाएगा। तो वो कब जब टूटेगा तो वो पानी कहाँ-कहाँ जाएगा और पहुँचने में कितना समय लगेगा। उस पानी को कटिहार पहुँचने में या जो नेशनल हाईवे है, वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो वो अगर हमको पता लग जाए और वो कितना इलाका उसमें डूबेगा, ये किसकी थ्योरेटिकल एनालिसिस की जा सकती है। तब आप अपना रिलीफ ऑपरेशन प्लान कीजिए कि यहाँ-यहाँ तक हमको करना पड़ेगा और ये पूरी लंबाई में 40 जगह करना पड़ेगा, ईस्ट में 40 जगह वेस्ट में करना पड़ेगा। तो जो आदमी ऑफ़िस में बैठा होगा उसको पता होगा जी। कि इस वक़्त कहाँ पर कितना पानी है, वो ख़ैर आजकल पॉसिबल हो गया है बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट एंड ऑल। तो हुँ, वहाँ पर अगर पानी है, तो उसके आगे अगर ब्रीच हो जाता है, तो वो पानी कितने समय में कहाँ तक पहुँचेगा और उसका वाटर स्प्रेड एरिया कितना होगा। तो सबसे पहली जो रिलीफ़ पहुँचानी है आपको या जो सबसे पहली मदद पहुँचानी है, वो उस जगह होगी जो कि बैराज के सबसे नज़दीक होगी, हैं? और उसके बाद आप 3-3, 4-4 किलोमीटर पर उसकी स्टडी करते जाइए। तो यू विल हैव अ थ्योरेटिकल आइडिया कि हमको अगर नाव की ज़रूरत है, वहाँ टूटा हुआ तो रश सो मेनी बोट्स और वो वहाँ फलानी जगह पहुँच रहा होगा, वहाँ करो। वहाँ रिलीफ़ पहुँचाने का इंतज़ाम करो पहले, बाकी जगह पानी बाद में आएगा, है ना? दैट जी। साउंड्स आई मीन आई डोंट नो इसका क्या रिएक्शन होता है। दे सेड कि ये तो अब बाकी लोगों पर क्या होता है, लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा, "अरे! ये सब नहीं होने वाला है।" तो नहीं होने वाला है तो फिर नहीं होने वाला है। आप साइंटिफिकली अगर प्रोसीड करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका कारगर तरीका होता कि यहाँ टूटेगा, इस हाइट पर टूटेगा, यानी फ्लड के लेवल के हुँ, इस हाइट पर टूटेगा, तो ये पानी वहाँ पहुँचने में इतना समय लगेगा। हुँ, तब आपको फूड कितना चाहिए, कपड़ा कितना चाहिए, दवा कितनी चाहिए, बोट्स कितनी चाहिए, सारी चीज़ें आप प्लान करके यू कैन कीप इट हैंडी कि वहाँ पहले पहुँचाओ, हुँ, बैठे-बैठे ऑफ़िस में। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। नोबडी लिस्टन्स टू इट। मैं क्या कर सकता हूँ उसको, तो आप मुझसे सीधी बात होती है कि आप तो खाली आलोचना करना जानते हैं। अरे मैं जब ढंग की बात कर रहा हूँ, तो आपको सुनाई नहीं पड़ रहा कि आप इसकी एनालिसिस कीजिए। व्हाई शुड यू डू इट? और फिर बरसात जब शुरू होती है, वो एक प्रोसीजर था कि हुँ, जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, वहाँ ये लोग अनाज पहुँचा दिया करते हैं। वो मैंने देखा है व्हाइल रीडिंग द हिस्ट्री इन इंडिपेंडेंट इंडिया की। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोज़ डिबेट्स लोकसभा की और विधानसभा की एंड ऑल द न्यूज़पेपर्स स्टार्टिंग 1947। तो मैं जानता हूँ एक-एक चीज़ को। कब क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्या प्रपोज़ किया गया और क्या हो नहीं पाया और उससे क्या जी। लेसन्स नहीं लिए गए। क्या कर सकते हैं? बहाना तो है कि फलानी हुँ, जगह रास्ता टूटा हुआ था, फलानी जगह नाव नहीं थी, फलानी जगह ये नहीं था, 50 बहाने हैं, हुँ, 50 बहाने हैं।
लेकिन अगर आप साइंटिफिकली भी प्रोसीड करेंगे आगे, तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच शुड बी डन एंड शुड हैव बीन डन लॉन्ग बैक। अभी नहीं, ये हो जाना चाहिए था 1960 के दशक में। थोड़ा मुश्किल होती है, मैनुअली करना पड़ता, अब तो सारी चीजें कंप्यूटर पर। व्हाई नॉट डू इट नाउ? मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी ने बताया नहीं मुझे कि मैंने ये ऐसी एनालिसिस हुई है। एक बार एक प्रोफेसर राजीव सिन्हा हैं, कानपुर आईआईटी के, उन्होंने ज़रूर कहा था मुझसे कि वी विल डू इट एंड वी आर लाइकली टू डू इट, कुछ दिनों में हम लोग कर लेंगे। वो किया क्या, वो हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज़मीन पर नहीं दिखाई पड़ता, ज़मीन पर नहीं दिखाई पड़ता। फिर बच्चों की ज़रूरतें अपनी हैं, महिलाओं की अपनी ज़रूरतें हैं, सैनिटेशन की अपनी ज़रूरतें हैं, उतने पानी में क्या करेंगे? आई हैव रिटन एवरीथिंग अबाउट इट, यू नो, क्या-क्या लोगों के फीडबैक हैं। और आई एम जी। एन आउटसाइडर सिटिंग इन जमशेदपुर, यू नो, बोर्न इन यूपी। मेरा वहाँ से कोई वास्ता भी नहीं है, बट देन आई वाज़ हिट बाय इट, स्टक बाय इट एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, यू नो। तो वहाँ जो ऑफिशियलडम है, उसको तो जी। लोकल है ना, उसको तो पता होना चाहिए। व्हाई शुड दे नीड मी? क्यों आपको लगता है कि सरकार इस पर या बिहार का समाज या वहाँ की सरकार इस पर नए सिरे से सोचने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये समस्या दशकों से चली आ रही है? पता नहीं, इनर्शिया और कुछ नहीं। इनर्शिया के अलावा और कोई शब्द मुझे इस वक़्त याद नहीं आ रहा है, कि पब्लिक के साथ डायलॉग तो है ही नहीं ना। मेरे जैसे लोगों से होगा, मैं एक तरह की बात कर दूँगा, आप मैं मुझे इवैल्यूएट करेंगी, लेकिन जो हू इज़ रियली हिट, जो कि पेट दिखा कर के कहेगा कि मैंने खाना नहीं खाया, उससे डायलॉग होता है क्या? और उसकी उसकी ज़रूरतों पर कोई ध्यान देता है प्रोपोर्शनेट, नॉट दैट कि पूरे गाँव के लिए 1 बोरा चावल भिजवा दीजिए, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, छोटा या मझोला गाँव हो। तो उनसे तो कभी बैठ कर के कोई नहीं पूछता, जहाँ तक मैं जानता हूँ। लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, कितनी नाव पार करी हैं, कितनी जगह पैंट खोल कर के कंधे पर रख देनी पड़ेगी और जांघिया पहन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कौन तकलीफ उठाएगा उतनी? तो ये सब चीज़ें हैं, सोचना चाहिए सबको, सबको मिल कर के सोचना चाहिए, करें। और ये आजकल तो बहुत वहाँ मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, पहले से भी प्लान्ड थी इसलिए हो रही हैं और होती रहती हैं, लेकिन रियल इश्यूज़ को पहुँचाना एस्टेब्लिशमेंट तक। हमने तो कई बार करके कोशिश की, लेकिन होता है कि आपको तो कोई ढंग की चीज़ दिखाई ही नहीं पड़ती है, यू आर हैविंग ग्लासेस लाइक दैट। क्या कर सकते हैं? मैंने लोगों को भूखों देखा है, खाना नहीं है उनके पास, कपड़ा नहीं है, महिलाएँ ऐसे ही मतलब दे आर एक्सपोज़्ड। टॉयलेट्स की क्या फैसिलिटीज़ होती हैं हमारे यहाँ उस सिचुएशन में? हुँ, बच्चों का तो ठीक है, बच्चा तो द होल वर्ल्ड इज़ देयर्स एंड सो इज़ विद एडल्ट मेन। महिलाओं का क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय कम से कम उतना तो पर्दा चाहिए ना, उसको क्रिएट करने में कितनी दिक्कतें आती होंगी, जबकि आपका सारा सामान घर में छूट गया, आप भागे आए जान बचा कर के। शायद कुछ एनजीओ वाले कर रहे हों, मैं जी। कुछ इलाकों में, लेकिन वो कितना कर सकते हैं? 10 गाँव मतलब या 50 गाँव एक एनजीओ कर लेगा। जो 51st विलेज है, 51वां गाँव है, उसका क्या होगा? बाद में हम कहेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं हैं, तो हम इतना ही कर जी। सकते हैं। तो मैंने अपना गाँव का कर लिया, 50वें गाँव का, और उसके बगल में 91 जो 51वां गाँव है, उसको छोड़ दिया। व्हाट लॉजिक? वो भी तो वहीं डूबा हुआ है। तो बोलते हैं वो काम स्टेट का है या वो किसी कोई दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन आकर के करेगी। करना होगा तो सबको करना होगा ना, और सबको करने का काम ज़िम्मा स्टेट का है। ये लोग जो कर रहे हैं, ये स्टे वर्क्स, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सीमित इलाके पर है। और यही सब बातें हैं, पता नहीं, अंत मैं में तो और मैं कुछ नहीं आपसे कर सकता। जी। कुछ नहीं कर सकता, आई एम राइटिंग, आई एम डॉक्यूमेंटिंग, यू नो व्हाट ऑल आई हैव सीन। हुँ। उसके अलावा मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी, अब आपके
कंक्लूडिंग कमेंट क्या है इस पूरी समस्या पर? इसका बुनियादी समाधान क्या है? आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, टेक्निकली अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि फ्लड्स को कभी ड्रेनेज से डीलिंक करके आप डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं पा सकते। एक उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ शायद 2008 या उसकी बात होगी, 54 जगह हमारे ब्रिजेस टूटे थे। 54 जगह ब्रिजेस वर वॉश्ड अवे हुँ, और एम्बैंकमेंट्स और रोड्स कितने टूटे थे मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक़्त। हुँ, दैट इज़ द पॉइंट वेयर द रिवर इज़ सजेस्टिंग कि हमको यहाँ से आउटलेट चाहिए, है ना? हुँ, कॉमन सेंस यानी मेरे जैसा आदमी वो सोचता है कि इसको यहाँ से आउटलेट चाहिए और वहाँ से जी, पानी निकाल कर के बिकॉज़ द रिवर इज़ सजेस्टिंग दैट। स्टेट ने क्या किया? हमने उन सारे गैप्स को ऐसा बाँध दिया है, उसको इतना मजबूती से बाँध दिया है कि अब 10-20 साल तक इस पर कोई असर नहीं होने वाला। आपने अच्छा किया या बुरा किया? इस पर हुँ, कभी डिबेट होगी जी, कि नदी रास्ता खोज रही है और हम उसको और मजबूती से बाँध रहे हैं। दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। टॉक टू द पीपल एंड लेट्स सी व्हाट दे से। कभी नहीं होता। वो तो एकदम कभी-कभी फौज पहुँच जाएगी इंजीनियर्स की, कॉन्ट्रैक्टर्स की और लोगों को हुँ, किसानों को पता ही नहीं है। मैं मेरे पास राइट अप है जिसमें उन्होंने जी, इंजीनियर्स पहुँच गए और आई थिंक इट वाज़ बागमती बेसिन और गाँव हुँ, में उन्होंने डेरे डाल दिए कि अब हम ये काम करेंगे। तो बोलते साहब क्या करेंगे? वो तो बताइए। बोलते तुमसे हुँ, क्या मतलब? क्या करेंगे? हमको जो ऊपर से ये हिदायत मिली हम वो करेंगे और तुम लोग अगर बीच में अटकाओगे तो अंदर कर देंगे तुमको। खत्म। ये तो डायलॉग है हमारा। हुँ, तो पूछेंगे कभी बात करेंगे ना कि ऐसा-ऐसा है और देखो ये काम किया जा सकता है। वो ये काम जी, किया जा सकता है, उसमें ये संभव है। बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास सो मेनी प्रॉब्लम्स आदमी नहीं है। इसमें जो सामान लगेगा वो हमारे यहाँ नहीं बनता है। बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये इतना हमारे पास है और ये चीज़ हम कर सकते हैं और ये किया जा सकता है। क्या करें बताइए? 1 महीने का समय लगेगा ज़्यादा नहीं। हुँ, लोग खुल कर के बोलना शुरू करेंगे। लेकिन बोलने के लिए जब कोई आता है, "ए बेवकूफ! तुम चुप रहो, बैठ जाओ।" ये तरीका है क्या? इतना हुँ, कंटेम्प्ट जिसके लिए आप कहते हैं कि वो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आई एम हियर फॉर यू, यू आर नॉट। तुम अपने लिए हो, अपना घर देख रहे हो, मेरा घर नहीं देख रहे हो। वो डायलॉग कब होगा और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे इंजीनियर्स जो हैं ना स्पेशली ये एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स हुए, सिविल इंजीनियर्स हुए, इन सारे जी, लोगों को एक्सपोज़ करना चाहिए। हियर इज़ द टाइम नाउ। ये जो 5th ईयर के लड़के हैं ना, फाइनल वाले, 4th ईयर, 5th ईयर वाले, उनको ला कर के दिखाओ कि देखो ये है, इस सिचुएशन को डील करना है तुमको आगे, पता नहीं मौका मिलेगा तुमको देखने के लिए या नहीं, यहाँ देख लो आकर। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डील विद इन फ्यूचर। पता है क्या? किसी को किसी इंस्टीट्यूट को आज तक अकल आई? नहीं ना, क्या कर सकते हैं? तो जब तक आप फील्ड सिचुएशन से उसको अ, अवेयर नहीं करेंगे, तो बेसिकली तो हम लोग सब लोग आराम पसंद हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी। क्यों क्यों तकलीफ उठाएँगे हम? तो आप ये कह रहे हैं ये जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको लाके ये दिखाना चाहिए दिखा कि दो कि क्या ये हो हो रहा रहा है। है। 5th ईयर हाँ, वालों को, फाइनल वालों को और क्या हुँ, पढ़ा है तुमने? अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पर? लेट्स सी। नहीं बता हुँ, पाएगा, तो भी देख के तो जाएगा कि हम वहाँ से लाजवाब हो करके आ गए। जवाब नहीं दे पाए, सुनना तो होगा। हुँ। अब एकेडेमिया का इंटरैक्शन होना चाहिए कि जो सिस्टम है हमारे जो सरकारी इंजीनियर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं वो क्या काम कर रहे हैं। जो ये पूरा नेता, ब्यूरोक्रेसी, इंजीनियर्स, ठेकेदार इतने दशकों बहुत, में समाधान नहीं खोज पा रहे। बहुत तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने एक बार मीटिंग अटेंड की थी पटना में ही,
तो उसमें जो सेक्रेटरी साहब थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने कह दिया था, वो बात चल रही थी, पब्लिक तो सब पूरी थी, जब तक नेपाल में बांध नहीं बनेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। एंड ही वॉज एन इनोसेंट मैन, मस्ट बी नोइंग। तो उन्होंने कह दिया कि जैसी देश की और प्रांत की फाइनेंशियल सिचुएशन है, इसमें ये बांध 60 साल तक नहीं बनने वाला है। इट्स ऑन रिकॉर्ड, 60 साल तक नहीं बनने वाला। तो 60 साल मतलब ये बात होगी वही 2006-7 के आसपास की होगी, तो उसमें 60 जोड़ लीजिए, तो ये 66-67 में हमारे पास उनके हिसाब से ये अंदाजा था उनका कि 60 साल तक तो नहीं हो पाएगा, उसके बाद अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तब बांध के बारे में सोचा जाएगा। व्हेन यू नो वेरी वेल कि 60 साल तक ये नहीं बन पाएगा, तो यू आर सिटिंग एट द टॉप चेयर, तो व्हाट कुड बी डन, वो तो बताओ। At least employ some people, engage some people, tell your engineers to find out a solution. You cannot build the dam in 60 years. कभी कहा है किसी ने? मैं तो बार बार कहता हूँ, हर मीटिंग में कहता हूँ, जब भी कहीं जा पाता हूँ कि भाई इन लोगों को बुला के बैठाइए कि ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं और ये हमारी सिचुएशन है, तो क्या करेंगे, समाधान बताइए, सॉल्यूशन बताइए। नेपाल का बांध छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए। वी हैव बीन नेगोशिएटिंग इट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तो नहीं हो पा रहा है। उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, वी आर नॉट कमिंग टू ए कंक्लूजन। जी। तो इन लोगों को बुला के बोलो कि भाई सॉल्यूशन निकालो इसमें से, क्या करेंगे हम लोग, कुछ तो होगा ना। और इतने बड़े ब्रेन्स एक साथ बैठेंगे तो लेट देम फाइंड आउट द सॉल्यूशन। जी। और वहां जो लोकल जो लीडर्स हैं उनको भी बुला के बैठाइए उसको कि सुन लीजिए, जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं पार्टियों के या जो कुछ भी, उनको ला करके बैठाइए उस मीटिंग में कि देखो क्या हो रहा है। तो शायद किसी के दिमाग में घुसे कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, ये खाली रिलीफ ओरिएंटेड है, खाली रिलीफ बांटने का वो जिम्मा है, और उसके बाद सारी चीजें भूल जाओ। रिलीफ बंट गई, लोगों को मिल गए, लोग तर गए, आपकी सारी पार्लियामेंट्री सीट आपको मिल गई, खत्म। वो ओब्लाइज्ड है, उसका घर बह गया, लेकिन उसने अपना जमीर 2 क्विंटल चावल या 1 क्विंटल चावल और 2000 रुपए में बेच दिया। उसको कोई बताने वाला नहीं था कि देखो ये तुमको खरीदा जा रहा है, इसमें सॉल्यूशन नहीं, कोई बताने वाला नहीं। पूर्णिमा जी बस बहुत करें। बहुत शुक्रिया दिनेश मिश्रा जी, आपने हमसे जुड़े आप और इतनी महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी बातचीत से जो मैं समझ पाई हूँ, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन हाँ कि जो नदी है उसका स्वभाव है कि वो अपने साथ एक उर्वरा मिट्टी लेकर आती है, जैसे मैदानों में फैला देती है ताकि वो मैदान उपजाऊ बन जाए। और उसको अगर आपने बांध दिया, और नदी को जिस तरह आपने कहा कि उसको निकलने का पानी को साधन आपको देना पड़ेगा, ड्रेनेज से कनेक्ट करना पड़ेगा, और एक तरफ इरिगेशन सिस्टम नहीं है पूरे राज्य में, जिससे कि जब सूखा पड़े तो पानी उस इरिगेशन सिस्टम को पूरे साल बिहार को वो एक तरह से पानी की सप्लाई हो सके उससे। साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं बिहार में, पूरी तरह सूख गया है। ग्राउंड वाटर तो सुखा दिया, ग्राउंड वाटर नहीं है तो सीधा इकोनॉमी पे इसका सुखा असर दिया, होगा ही, सुखा बहुत दिया। जल्द होगा, बहुत लंबा समय तो नहीं शायद बचा होगा। ग्राउंड वाटर की जिस तरह हालत हो रही है, जिस तरह एनवायरमेंटलिस्ट चेता रहे हैं, तो समाधान कोई बहुत बड़ा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है, लेकिन एक इच्छा शक्ति अफसरशाही में और एक इच्छा शक्ति पॉलिटिकल विल की जरूरत है। और आम जी लोगों को भी, और जो लोग बिहार से आए हैं जो दिल्ली में सेटल हैं, उन्हें यहाँ पर आके अपना जितना भी उनका नेटवर्क है उसमें उन्हें बातचीत करनी चाहिए। बड़े-बड़े कार्यक्रम हर जगह हो रहे हैं, तो शायद पटना में भी हो और बिहार के अलग-अलग ठीक है, इलाकों में अवेयरनेस कैंपेन चला जाए, दिल्ली में इसका डिस्कशन हो। बिहार पर बातचीत होती है हर जगह। नदियों में बाढ़ बाढ़ आना बिहार की एक तरह से सालाना ये एक हो गया है, जी हर साल आ रही है। लोग इस पर, लेकिन इसका समाधान इतना मुश्किल भी नहीं है, इच्छा शक्ति की बस एक कमी है। जी
तो बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया दिनेश मिश्रा जी, आपने इतने विस्तार से हमें समझाया और हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप जमशेदपुर से हमसे जुड़े हैं? जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं, धन्य कभी मिलेंगे। जी, थैंक यू। तो ये थी हमारी चर्चा कि बिहार में नदियाँ जो हैं वो क्यों तबाही मचा रही हैं, क्यों फ्लड आ रहे हैं, क्यों बाढ़ आ रही है, उसका समाधान क्या है? दिनेश मिश्रा जी जो हैं, उनसे हमने बात की जो कि बिहार की नदियों पर एक्सपर्ट हैं, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इसका समाधान हो सकता है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं, किस तरह से जो पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, किस तरह से अफ़सरशाही, ब्यूरोक्रेसी को काम करना चाहिए, इंजीनियर्स को किस तरह से सोचना चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है समाधान, लेकिन हमें जो भी सरकारी तंत्र है, उसको एक ऑनेस्टी से, एक ईमानदारी से इसके समाधान की तरफ सोचना होगा और समाधान को इम्प्लीमेंट करना होगा, उनको लागू करना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए और आप इस वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हम चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए।